बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के ग्रेड 12 के लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसके 7वें हफ्ते का हिस्सा पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में जो फेजेस हमने पढ़े थे, यानी लास्ट टाइम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस को हमने ख़त्म किया, एंड किया, वो 10 फेजेस थे। उस 10 फेजेस में कौन कौन से पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं, उसका रोल क्या होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। हमारे पास वो पर्सनल्स, वो इंडिविजुअल्स जो एसडीएलसी में इन्वॉल्व हैं, वो लोग और उनका क्या रोल है, वो अभी हम पढ़ेंगे। याद रखें, हमारे पास बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे जो है ना उनके रोल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, टीम्स होती हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है मैनेजमेंट पर्सनल, उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर, इसी तरह सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर टेस्टर और कस्टमर। ये 6 हमारे पास आप कह सकते हैं कि टीम की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में या इंडिविजुअल्स होते हैं, और इन सबके अपना अपना रोल होता है जो कि वो एसडीएलसी के डिफरेंट 10 फेजेस में अदा कर रहे होते हैं। हम वन बाय वन एक एक को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास है मैनेजमेंट पर्सनल टीम। मैनेजमेंट पर्सनल या उसकी टीम, उसमें एक खासियत होती है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई रखता है, और जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी रिक्वायर हैं, उसको वो भी पूरी करता है। अब इसका रोल क्या है? एक अच्छी जो मैनेजमेंट टीम होती है, उसका रोल क्या होता है? सबसे पहला रोल कि वो मुहैया करता है कामयाबी, सक्सेस, सॉफ्टवेयर की हर लिहाज से कामयाबी, चाहे वो टाइम, चाहे वो कॉस्ट, चाहे वो क्वालिटी हो। यानी वो अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो टाइम वाइज भी जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करके दे, कामयाब, कॉस्ट भी उसकी कम से कम हो और क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करे, और जो कस्टमर कह रहा है वो सारी क्वालिटीज भी हों बीच में, कॉस्ट भी कम से कम हो और टाइम भी कम से कम लगे। ये सबसे पहला रोल होता है एक अच्छी मैनेजमेंट टीम का। दूसरा, कस्टमर आपसे जब सॉफ्टवेयर मांगता है तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है कि सॉफ्टवेयर ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, आप मेंटेनेंस भी करें, आप वो भी करें, आप वो भी करें। तो आप मैक्सिमम जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को कवर कर सकें, उसको इंश्योर कराएं, उस कस्टमर को इंश्योर कराएं कि उसकी तमाम एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। ये एक अच्छी मैनेजमेंट टीम की रोल है, ये उसको अदा करना है। उसके बाद थर्ड है, अब वो हो सकता है सॉफ्टवेयर बना रहा हो, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर से पहले क्या चल रहा था, वो क्यों हटाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को क्यों चेंज किया जा रहा है, सिस्टम को क्यों चेंज किया जा रहा है, नया सिस्टम क्यों आ रहा है, और अगर ये सिस्टम साल बाद इसमें अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आ रही हो वहाँ पे माहौल में, वहाँ के रूल्स में, वहाँ के कंस्ट्रेंट्स में, तो फिर ये सिस्टम चल पाएगा नहीं चल पाएगा। इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन इस टीम को होती है और वो हासिल करता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी चेंजेस करनी हो या पुराना सिस्टम से नया सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है कोई कस्टमर, और हमें उस पुराने सिस्टम की हिस्ट्री नहीं पता, तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट टीम नहीं। सो एक अच्छी मैनेजमेंट टीम में ये खूबी होनी चाहिए, ये रोल वो अदा करे कि उसे तमाम इंफॉर्मेशन हो डेटा का, जो पहले उनके पास चल रहा था, उस कंपनी के पास, उस कस्टमर के पास, और उसको कैसे जो है ना नए सिस्टम में, नए सॉफ्टवेयर में डालना है, ये उसका रोल है। उसके बाद है जितने भी रिस्क हैं
उस प्रोजेक्ट के हवाले से। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो बहुत ही सेंसिटिव हो, लीक होने का खदशा हो, तो वो रिड्यूस हो। या रिस्क ना हो कि लीक हो जाएगा, ये रिस्क ना हो कि सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, ये रिस्क ना हो कि वो सॉफ्टवेयर तो सिस्टम जो चेंज कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होगा। उस प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी रिस्क होगा वो कम से कम किया जाए। ये एक अच्छी मैनेजमेंट टीम का रोल है। उसके बाद वो एक मेथड दे कि वो जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस कस्टमर की, वो फुलफिल हों, और उसको वन बाय वन डिफाइन करके बताए कि देखो आपने ये रिक्वायरमेंट मांगी थी, हमने ये सॉल्यूशन आपको दे दिया, आपने सॉफ्टवेयर में ये चीज मांगी थी, हमने ये दे दिया। वन बाय वन डीपली कंप्रहेंसिवली वो उसको बताएं कि हमने ये काम किया है। ये हमारे पास थी एक मैनेजमेंट टीम की रोल। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर। हमारे पास एक मैनेजर जो उस प्रोजेक्ट का है वो एक प्रोफेशनल है जिसकी जिम्मेवारियों में आता है प्लान करना, सारी की सारी प्लानिंग करना कि कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। एक तो है कि हमने अल्फाज के या डॉक्यूमेंटेशन में कह दिया कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, फलां ये काम करेगा, फलां ये काम करेगा। उसके बाद उसको करना, एग्जीक्यूट करना, उस अल्फाज को अमली जामा पहनाना, और फिर लास्ट में क्लोज कर देना, यानी खत्म कर देना, उस प्रोजेक्ट को एंड कर देना, कंप्लीट कर देना। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसके की रोल्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले है प्रोजेक्ट का प्लान बनाएगा। प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजर सारी प्लानिंग करेगा, किसको कौन से काम असाइन करने हैं, किसको कितना बजट असाइन करना है, किसको कौन से रिसोर्सेज देने हैं, कितने दिन में ये काम करना है, कितने टाइम में ये कंप्लीट करनी है, कौन कौन से टास्क कौन परफॉर्म करेगा, ये सारी प्लानिंग, और कैसे करना है और किस दिन तक करना है, ये सारी प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। उसके बाद मैनेज करेगा सारे बजट को। जैसे मैंने पहले भी कह दिया कि प्रोजेक्ट प्लान तो हो गया, अब उसके बाद रकम है, उस रकम में बताना है किसको कितनी रकम मिलनी है, क्योंकि इसमें एनालिस्ट भी होंगे, इसमें प्रोग्रामर भी होंगे, इसमें टेस्टर भी होंगे, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उनको हर एक को या हर टीम को एक खास बजट देना, उसकी मैनेजमेंट करना। फिर उसके बाद है तमाम स्टेक होल्डर्स को भी मैनेज करना। स्टेक होल्डर्स में हर वो शख्स आता है जिसका उस सॉफ्टवेयर से ताल्लुक है, चाहे वो इस्तेमाल कर रहा है यूजर है जो कि बाद में आएगा, चाहे वो कस्टमर था, चाहे वो कंपनी थी, चाहे वो प्रोग्रामर थे, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद था। इन तमाम को मैनेज करना सही तरीके से। फिर उसके बाद है इस पूरी प्रोजेक्ट टीम को, जितनी भी टीम होगी जो इस पर काम करेगी, प्रोजेक्ट की जितनी बड़ी टीम है, जितने लोग हैं, उनको मैनेज करना। हो सकता है एक दिन पे एक छुट्टी में हो तो उस दिन दूसरे को बुला लेना, हो सकता है किसी की मजबूरी हो तो उसको दूसरे को डबल काम दे देना। ये सारी मैनेजमेंट की टैक्टिक्स हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को आनी चाहिए, वो इसका रोल होता है। और इसी से मैनेजमेंट होती है एक प्रोजेक्ट टीम की, प्रोजेक्ट होल्डर्स की, बजट की, ये सारी मैनेजमेंट के हिस्से में। फिर उसके बाद है रिस्क। रिस्क आ सकता है, जैसे हमने पीछे कहा कि रिड्यूस करेगा रिस्क को, लेकिन उसको मैनेज करना। अब अचानक से मिसाल के तौर पर 10 बंदे काम छोड़ गए आपकी टीम के, अब वो 10 बंदे जो काम छोड़ गए हैं, अब रिस्क है कि आपने 1 माह टाइम दिया था, 1 मंथ दिया था कि सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि 1 महीने में बन जाएगा, 1 मंथ में बन जाएगा,
लेकिन 10 बंदे काम छोड़ गए, टोटल थे 20 बंदे, तो अब क्या होगा, काम का लोड बढ़ जाएगा। अब इसको मैनेज करना, ये जो रिस्क आ रहा है आगे कि ये महीने की बजाय 2 महीने पे चला जाएगा, इसको मैनेज करना, ये किसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसी तरह प्रोजेक्ट की स्केड्यूल, जो जो आपने स्केड्यूल किया हुआ है उस चीज़ों को, प्रोजेक्ट के पार्ट्स को मैनेज करना, और जो जो उसकी कन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, क्लैशेस आ रही हैं, हो सकता है किसी रूल्स के साथ क्लैशेस आ रही हों, कस्टमर के ऑफिस में कोई ऐसी माहौल में कोई ऐसे रूल्स हों, कोई ऐसे लॉज हों कि जिससे आपका सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, उसको भी मैनेज करना। या अपने ही ऑफिस में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया प्रोजेक्ट में कि एक शख्स ने जो काम किया हुआ है, एक शख्स काम कर रहा है एक मॉड्यूल पे, एक हिस्से पर सॉफ्टवेयर के सिस्टम के, वही हिस्सा दूसरे शख्स को भी चाहिए, वरना तो वो अकेला बैठा रहेगा इसी तरह फारिग। अब इसको कन्फ्लिक्ट आ गया, इस कन्फ्लिक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम एनालिस्ट। हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट एक प्रोफेशनल है सॉफ्टवेयर की फील्ड में, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की फील्ड में। वो प्रॉब्लम को स्टडी करता है, प्लान करता है, सॉल्यूशन देता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस देता है, और उसमें रिकमेंड करके भी देता है कि ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से कर लो। और वो डेवलपमेंट टीम जितनी भी है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन में होता है, और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को जितनी भी हैं वो मिल रहा होता है। हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट बहुत सारे सॉल्यूशंस को एनालाइज करता है, देखता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और एक बेस्ट सॉल्यूशन भी प्रपोज करता है। सिस्टम एनालिसिस के कुछ रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज जो हैं वो यहां पे दिए गए हैं। सबसे पहला रोल है कि वो सिस्टम फ्लो को प्लान करेगा। सिस्टम फ्लो का मतलब ये हो गया कि पहले सॉफ्टवेयर या सिस्टम पहले स्टेज में है, अब वो दूसरे स्टेज में जाएगा, तो पहले स्टेज की कंप्लीशन के बाद दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, किस किस शख्स के पास, किस किस टीम के पास जाएगा, और क्या क्या डेटा उसके पास जाएगा, ये सारी फ्लो, उसको डायरेक्शंस, उसको प्लान करना, ये एनालिस्ट का काम है। दूसरा है, अब वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में रहेगा, कस्टमर से जो है पूछेगा, क्वेश्चंस करेगा, इसी तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा तमाम रिक्वायरमेंट्स की, कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो उससे पूछेगा भी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएगा, क्योंकि वो बाद में उसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी होगी। ये सिस्टम एनालिस्ट का काम है। इसी तरह टेक्निकल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट उसको भी डिफाइन करेगा कि इसमें टेक्निकली क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं। अब एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में बहुत सारी टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, उन सबको डिफाइन करेगा अलग अलग से कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है टेक्निकली, ये रिक्वायरमेंट है, ये सारी डिफाइनेशन जो है ये सिस्टम एनालिस्ट करेगा। उसके बाद है डिजाइनर के साथ इंटरेक्शन करेगा, और सॉफ्टवेयर की जो लिमिटेशन है, याद रखें सॉफ्टवेयर आप ऐसे नहीं बना सकते कि एक कंपनी में जा रहे हैं और हो सकता है उस कंपनी में उसको ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम चाहिए हो कि जिसमें एम्प्लॉयज सॉफ्टवेयर का कुछ हिस्सा देख सकें और कुछ में चेंजेस कर सकें, ठीक है, यानी कुछ रीड ओनली हो, कुछ राइट और रीड दोनों हो। तो जो रीड ओनली है वो मैनेजर ही देख सके उस कंपनी का, उस कस्टमर की कंपनी का। तो ये अब ये क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई है, किसके लिए, कुछ यूजर्स के लिए। तो सॉफ्टवेयर की जो लिमिटेशन है, या सॉफ्टवेयर लेट सपोज वहां पे उस सॉफ्टवेयर को आप चलाएंगे विंडोज 10 में और एक्सपी में नहीं चलेगी, तो ये लिमिटेशन को स्टडी करना, इसको अंडरस्टैंड करना डिजाइनर के साथ मिलकर, ये सिस्टम एनालिस्ट का रोल है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है, जब उसने सब कुछ कर लिया, लिमिटेशन सब कुछ सीख ली, उसने डिफाइन कर दिया टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स,
उसने सिस्टम फ्लो बना लिया। अब वो प्रोग्रामर को बताता है कि कैसे कैसे आपने डेवलप करना है, उसको हेल्प करता है कि आपने क्या क्या करना है इसमें, कैसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पेज में ले जाने के लिए इनपुट से डिसीजन, डिसीजन से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से आउटपुट, इन फेजेस में कैसे लेके जाना है, ये हेल्प उसकी करना सिस्टम डेवलपमेंट फेज में, ये सिस्टम एनालिस्ट का काम है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका रोल है कि वो हेल्प करे प्रोग्रामर की। उसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास कुछ सिस्टम एनालिस्ट की रोल्स हैं, साथ साथ ही इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अगली जो इसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मैनेज करना सिस्टम की टेस्टिंग को, कि सिस्टम बन के अब उसकी टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टर हो सकते हैं टीम में, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किसको कौन सा काम देना है टेस्टिंग के लिए, कौन सा प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा, सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा, सिस्टम का कौन सा हिस्सा, कौन सा शख्स टेस्ट करेगा, उसकी मैनेजमेंट सिस्टम एनालिस्ट की काम है। इसी तरह लास्ट में यूजर मैनुअल, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है यूजर मैनुअल के लिए, यूजर उसको कैसे यूज करेगा, उसमें भी जो कंट्रीब्यूट करना है वो सिस्टम एनालिस्ट का काम है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर क्या है? एक टेक्निकल बंदा है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वो सॉफ्टवेयर को बनाता है। यानी प्रोग्रामर हमारे पास आप कह सकते हैं कोडिंग करता है, और कोडिंग हमारे पास किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगी, तो इसको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामर को एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। इसकी जो रोल्स हैं उसमें सबसे पहले है कि ये लिखता है। लिखता, जब भी राइटिंग का बात आ रही है तो इसका मतलब है कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। टेस्टिंग का भी इसको स्किल होना चाहिए। इसी तरह वो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के, उन सब की नॉलेज उसे होती है। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? वो अपडेट करना भी जानता हो। यानी अगर आज उसने XP के लिए बनाया है, या आज उसने विंडोज विस्टा के लिए बनाया है कोई सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर, तो कल को वही सॉफ्टवेयर वो अपडेट करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, तो विंडोज 10 के लिए भी कर सके, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह एक अगर सॉफ्टवेयर है उसको बढ़ाना हो, कि उसमें पहले 2-3 फीचर थे, अब उसमें फीचर बढ़ाने हैं, वही एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, कस्टमर ने मांगा, उसने बना के दे दिया, सारी SDLC को फॉलो करके तमाम टीममेट्स ने, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर था, एनालिस्ट था, जितने भी लोग थे, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, प्रोग्रामर ने भी कर लिया और एक सिस्टम बना के दे दिया, एक सॉफ्टवेयर। अब उस सॉफ्टवेयर में कुछ, उसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, उसी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करनी है या उसको बढ़ाना है। पहले 3 फीचर्स थे, अब उस 3 को बढ़ा के 10 करना है, या पहले 1000 लोगों की कैपेबिलिटी फॉर्म फिल करके सबमिट कराने की, अब 10,000 की करनी है। तो उसको नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामर को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को एक्सपेंड कर सके। इसी तरह टेस्टिंग वो करे, बार बार जो उसने कोड बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, उसको टेस्ट करे, ताकि उसको श्योरिटी हो, इंश्योर हो जाए कि उसने जो भी प्रोग्राम बनाया है वो डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है। यानी जो उसने जो भी प्रोग्राम में कोडिंग की है उसमें कोई गलती नहीं है, या वो ऐसा रिजल्ट नहीं दे रहा जो कि डिजायर्ड नहीं है, वो अनडिजायर्ड रिजल्ट ना दे। इसके लिए वो बार बार टेस्टिंग करता है, ये टेस्टिंग स्किल भी उसके पास होनी चाहिए। इसी तरह वो ग्राफ बनाए, टेबल बनाए, एनालिटिक डेटा बनाए, डिस्प्ले करे कि उसने कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या क्या अच्छी काम किए हैं, या उसने उस प्रोग्राम को कैसे बनाया है, कैसे पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उसने पूरे प्रोग्राम में, पूरे सॉफ्टवेयर में या पूरे सिस्टम में
जो काम किया है वो ग्राफिकली बता सके, वो कोई ग्राफ ड्रा करके बता सके, कोई टेबल फॉर्म में बता सके, कोई एनालिटिकल डेटा डिस्प्ले करे, ताकि कस्टमर को या उसके टीममेट्स को आसानी से पता लग सके कि इसने सारा काम इस अंदाज में किया है, जिससे पूरे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की सारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो कोडिंग का प्रोसेस है, जो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है, वो नुमाया नजर आ रहा हो। इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टर आता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर, इसमें जो लोग होते हैं वो टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। उनकी स्पेशलिटी होती है कि टेस्ट करें प्रोग्राम को डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर को जब आप टेस्ट कर रहे हैं या सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक माहौल में, एक एनवायरनमेंट में या एक सिचुएशन के मुताबिक नहीं, या एक डेटा की टाइप पे नहीं, आप बहुत सारी डेटा की टाइप्स एंटर करते हैं, डिफरेंट डेटा इनपुट करते हैं, इनपुट पे डिजायर्ड रिजल्ट देखते हैं। डिफरेंट हो सकता है वो कोई सेंसर हो, अब उस सेंसर ने सर्दी में भी काम करना है, गर्मी में भी काम करना है, तो हर टेम्परेचर पे उसको चेक किया जाए कि वो कैसे काम कर रहा है, उसका हर मॉड्यूल चेक किया जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके, यानी वो सॉफ्टवेयर टेस्टर उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा कि ये रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, अब उसके मुताबिक जो है ना वो आउटपुट दे। डिफरेंट सिनारियोज, जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट सिनारियोज में, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बारिश में भी, वो सेंसर काम करे, वो सेंस करे और वो टेस्ट डेटा बार बार इनपुट करे, एग्जीक्यूट करे, और फिर वो बताए कि इसमें डिफेक्ट्स क्या हैं, इसमें फॉल्ट क्या थे। क्योंकि जितनी बार वो टेस्ट करेगा, जितने मुख्तलिफ डेटा पे टेस्ट करेगा, जितने मुख्तलिफ डेटा के साथ जितने मुख्तलिफ सिचुएशंस में, सिनारियोज में वो टेस्ट करेगा, उतने ही उसे डिफेक्ट्स का ज़्यादा पता लगेगा। अगर कोई डिफेक्ट है, अगर वो स्लो हो रहा है तो भी, अगर वो कोई अनडिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है डिफरेंट सिचुएशन में तो भी वो बताए। ये सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम है कि वो जितने भी सिनारियोज हैं, जितने भी उसके डेटा हैं, उस पर वो उसे टेस्ट करे और रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की है उसको फुलफिल कर रहा हो। इसके बाद कस्टमर, हमारे पास अगर हम कस्टमर को पढ़ें और कस्टमर को देखें तो हमारे पास वो शख्स जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है वो आता है, वो अकेला शख्स भी हो सकता है, वो एक पूरा इदारा भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जो कि खरीदार है उस सॉफ्टवेयर का, जो कि बनवाने वाला है उस सॉफ्टवेयर का, या उसमें कोई चेंजेस करवाने वाला है, उसको कस्टमर कहते हैं। कस्टमर को क्लाइंट भी कहा जाता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो कस्टमर होता है वो परचेज करता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, लेकिन क्लाइंट जो है वो सर्विसेज लेता है। क्लाइंट सर्विसेज लेता है, जैसे मैं इंटरनेट की सर्विसेज ले रहा हूं, मैं कस्टमर हूं, लेकिन मैं क्लाइंट हूं। सो हमारे पास जो कस्टमर है उसको क्लाइंट भी कहा जाता है, और ये हमारे पास कस्टमर जब आता है और अपनी जितनी रिक्वायरमेंट देता है, जितनी अपनी सॉफ्टवेयर बनवाने में जितनी क्वेश्चन को आंसर करता है, उस सॉफ्टवेयर के बनने के दौरान वो राब्ते में रहता है उस कंपनी के साथ, उस सॉफ्टवेयर हाउस के साथ जो वो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। यहाँ तक हमारे पास ये 6 टाइप ऑफ ग्रुप्स या पीपल थे, इंडिविजुअल्स थे, जो कि आपके इस SDLC में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व थे। ये वो लोग थे जो कि SDLC में अपना रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करते हैं। जिस तरह बाकी रोल्स सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, मैनेजमेंट पर्सनल टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर इनकी थी, इसी तरह कस्टमर का भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर का ये भी रोल है कि जब उसे बुलाया जाए, जब उसे क्वेश्चन किया जाए तो वो क्लियर बता सके, वो क्लियर डिफाइन कर सके अपने प्रॉब्लम को, वो बता सके कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए।
वो तमाम रूल्स को बताया, वो तमाम लॉज को बताया जिस लॉज और इस रूल्स के तहत वो सॉफ्टवेयर चले। यहां तक हमारे पास एसडीएलसी के वो तमाम लोग इन्वॉल्व जो एसडीएलसी में होते हैं वो भी कंप्लीट हो गए। और इसके साथ ही हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 जो कि एसडीएलसी पे बेस कर रहा था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके 10 फेजेस हमने पढ़े। उस 10 फेजेस के बाद हमने उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उसको भी डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी। और यहाँ तक जितना भी हिस्सा था वो थ्योरेटिकल था, जो ज़्यादातर आपको सिर्फ समझाने के हद तक था कि कैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है, किस किस मरहले से गुजरता है, किस तरह के लोग काम करते हैं और क्या काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज के आगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसके बारे में चैप्टर आएगा, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे। आप इस वीडियो को भी देखें, समझें और आगे जो चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है उसको पहले से देख लें, जो ब्रेकअप दिया गया है उसके मुताबिक, ताकि आपको अगले लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स को समझने में आसानी हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।